हमारी मातृभाषा है, उसी के अंतर्गत हमारे पद परिचय आते हैं। पद परिचय अर्थात जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है अर्थात या वाक्य में प्रयोग हो जाता है, उसे जब उसका परिचय दिया जाता है वह कहलाता है पद परिचय। जैसे कि भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई शब्द है, शब्द से बड़ी इकाई पद है। शब्द से बड़ी इकाई, शब्द से बड़ी अर्थात जब शब्द से बड़ी हो जाती है वह इकाई कब हो जाती है, जब वह वाक्य में प्रयोग हो जाती है, तो इसको ही हम कहते हैं पद। पद पद की व्याकरणिक परिभाषा इस प्रकार है। व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई शब्द को पद की संज्ञा देते हैं अर्थात संज्ञा नाम देते हैं, पद का नाम देते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब शब्द व्याकरणिक योग्यता या पा लेता है तो पद बन जाता है। आशा की है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पद के भेद। पद के भी निम्नलिखित आधार हैं अर्थात भेद हैं। देखिए, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या पदों का वाक्य के साथ क्या संबंध है। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि का भी परिचय दिया जाता है। पद भेद इस प्रकार हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थात जब हम किसी पद का परिचय देते हैं तो हमें इन सब की आवश्यकता होती है। एक पद में, एक शब्द में इनका परिचय दिया जाता है। संज्ञा के भेद और प्रभेद क्या होते हैं, ये भी हमारे पद परिचय के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा शब्दों से प्राय किसी व्यक्ति, जाति या भाव का बोध होता है, आप सभी जानते हैं। इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद, पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सामान्य सी बात है, ये सभी को ज्ञात है। देखिए, किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। किसने लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी? तुलसीदास जी की बात हो रही है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। तो यहाँ पर क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो अर्थात जिसमें सभी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। कौन? सैनिक। सैनिक केवल एक सैनिक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। अब आती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जैसा कि नाम से ही बोध हो रहा है, नाम से ज्ञात हो रहा है कि समूह। समूह अर्थात एक समुदाय, जिस प्रकार से कि छात्रों का समूह हो गया, एक कक्षा हो गई, वह एक समूह हो गया जी, या 4-5 लोग इकट्ठा हो गए तो वह एक समूह कहलाता है। इस तरह से बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तकालय में छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में छात्र, छात्र क्या हो गए? समूह हो गए, ये एक समूह कहलाता है। इस प्रकार से इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य या धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जैसे कि आप अगर तेल लेने जा रहे हैं या दूध आप लेंगे तो क्या आप उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। केवल हम ग्लास में रख लिया या हमने किसी बर्तन में रख लिया तभी हम उसको गिन सकते हैं कि 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास ऐसे करके गिन सकते हैं, अन्यथा उसकी गिनती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वे एक तरल पदार्थ है, ठीक है। उन्हें केवल नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, दूध, तांबा, तेल, घी, शहद आदि, ठीक है। मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। क्या ये मतलब क्या है? ये शहद का मतलब है यहाँ पर तरल पदार्थ, उसकी गिनती नहीं होती, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता जग का सर्वोत्तम रिश्ता है, मतलब जहाँ पर भाव की बात हो, हमारी भावनाओं की बात होती है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है।
जैसा कि बच्चों आज हमने पढ़ा पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत बहुत सारे भेद होते हैं। कैसे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन सबसे आज हम केवल संज्ञा ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि संज्ञा भी अति महत्वपूर्ण है, पद परिचय का भाग है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।